नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान से जो सिर्फ कैंसर का इलाज ही नहीं करते बल्कि लोगों को उम्मीद देने का काम भी करते हैं। बिहार की मिट्टी से निकले हुए, सिंपल अपब्रिंगिंग, ग्राउंडेड पर्सनालिटी, बट नॉलेज और डेडिकेशन के मामले में बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रशांत पांडे, एक ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट जो अपने ब्रिलियंस के साथ साथ अपनी सिंपलिसिटी के लिए भी जाने जाते हैं। उनका नेचर इतना डाउन टू अर्थ है कि जब आप उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि घर के जैसे कोई बड़े भैया या दोस्त से आप बात कर रहे हो। और बीच बीच में उनकी हंसी मजाक करने वाली बातें आपको भुला ही देती है कि वो इतने सीरियस फील्ड कैंसर के डॉक्टर हैं। कैंसर जैसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, वहां डॉक्टर पांडे सिर्फ इलाज ही नहीं करते, ट्रीटमेंट ही नहीं करते, बल्कि लोगों को होप देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी उनको उम्मीद देते हैं। तो आज हम जानेंगे उनका सफर, बिहार से लेके ऑन्कोलॉजी के टॉप लेवल तक की जर्नी, उनके स्ट्रगल, उनके सक्सेस स्टोरीज, उनके फनी मोमेंट्स और वो माइंडसेट जिसने उन्हें सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट एंड आवर पॉडकास्ट शो द एक्सपीरियंस एक्सचेंज। तो बिना देरी किए चलिए स्वागत करते हैं एक ब्रिलियंट ऑन्कोलॉजिस्ट और एक जबरदस्त पर्सनालिटी, डॉक्टर प्रशांत पांडे। नमस्कार। कैसा है? हमारे शो के लिए में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो मैंने आपका एक डिटेल एक ब्रीफ में दिया। अब आप चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को एक अपने बारे में कुछ बताएं। अपने बारे में बताने का मतलब है कि हम सब इंसान हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पूछते हैं मेरे बारे में तो मेरी पढ़ाई में गांव से शुरू हुई है, बिहार से कलकत्ता की जर्नी हुई। कलकत्ता में से हमने फिर आगे की पढ़ाई जारी की। 10 के बाद से MBBS किया, MD किया, RNB किया और अभी मेरी कर्मभूमि कलकत्ता है। तो आपका बर्थ मतलब बिहार में हुआ? बर्थ बिहार में हुआ, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भी बिहार में ही हुई। अच्छा। ठीक है, प्राइमरी, जिसको प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, क्लास 7 तक हम बिहार में ही पढ़े। फिर बिहार से यहाँ आए। मेरे फादर जो है, बिहार के उस वक्त की बात है जब पलायन हो रहा था, लोग छोड़ रहे थे बिहार। उस वक्त बिहार से उन्होंने कलकत्ता का रुख किया नौकरी, जीवन रोटी की तलाश में, और उन्हीं के साथ हम भी कलकत्ता आ गए। तो मैंने प्राइमरी एजुकेशन आप बिहार से लिए, फिर कलकत्ता कब आए? कलकत्ता हम पहली बार आए थे 6 महीने के लिए। अच्छा। ठीक है, ये है घटना 1989 की। अच्छा। फिर हम अपना गांव चले गए। तो 6 महीना सिर्फ ड्यूरेशन? पापा की यहाँ की सर्विस लगी थी तो आए थे कलकत्ता घूमने के लिए। तो 6 महीने रुके, उसके बाद फिर अपने गांव, अपने घर चले गए। और उसके बाद जब आए तब फिर ऑलमोस्ट सेटल। आने की भी एक कहानी है। आए हम एक्चुअली अपना इलाज कराने के लिए। मेरे को जॉन्डिस होकर रखा था, हम यहाँ पहुँचे इलाज के लिए और फिर यहीं रुक गए। तो 6 महीनों में मतलब फिर इलाज कंप्लीट? नहीं, इलाज के बाद हमने गांव चले गए। फिर जब दोबारा लौट के आए इलाज कराने के लिए तब यहाँ रुके। ऐसे फैमिली बैकग्राउंड, क्या फैमिली के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरे फादर जो है वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे। पहले छोटे मोटे पत्रिकाओं में थे, फिर कलकत्ता आए। उन्होंने विश्वामित्र बोल के हिंदी की सबसे प्राचीन पत्रिका है, उसको ज्वाइन किया एज ए रिपोर्टर। फिर वहाँ से उन्होंने सफ़र रिपोर्टर से एडिटर तक का तय किया। फिर वहाँ से सनमार्ग, फिर वो सनमार्ग में एडिटर रहे। अच्छा। और फिर वहीं से रिटायर किए। सनमार्ग मतलब यहाँ कलकत्ता में? कलकत्ता के सनमार्ग। अच्छा। ठीक है, मेरे दादाजी पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा। ठीक है, मेरे नाना जी वो हिस्टोरियन थे, वर्ल्ड रिनाउंड हिस्टोरियन थे। इवन कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं, DU के प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे। तो दादाजी पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट थे कि कैसे? नहीं, मेरे दादाजी काफ़ी अच्छे थे। हमने देखा है लेकिन हमें याद नहीं है दादाजी, क्योंकि बहुत ही शुरुआत में उनकी मौत हो गई।
तो मतलब कि अपने होश में हमने नहीं देखा। और पापा पिताजी कैसे थे? स्ट्रिक्ट थे? पापा स्ट्रिक्ट थे। तो आप डरते थे? नेचुरली हर बच्चा डरता है। आजकल के ज़माने के डैडी जो है पापा जो यार हो गए हैं, हमारे ज़माने में पापा जी पिताजी हुआ करते थे। आज तो बच्चे ही चढ़ा देते। वही तो बोल रहे हैं, आज के बच्चों के पापा जो है यार हो गए, पापा यार दोस्त। हाँ, तो और हमारे वहाँ पापा जो पिताजी हुआ करते थे। और कितने जैसे भाई बहन कितने? एक और भाई है मेरा, ठीक है, और बहन नहीं है। भाई मेरा अभी SBI बैंक में मैनेजर है। उसने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद PO का एग्ज़ाम देके फिर सिलेक्शन हुआ, इसके अंतर्गत है। तो अभी यहीं कलकत्ता में पोस्टेड है, यहीं रहते हैं हम लोग साथ में। तो आप जैसे प्राइमरी एजुकेशन आपका बिहार में हुआ, तो बचपना मैक्सिमम बचपन जो आपका बिहार में ही गुजरा, तो आप काफ़ी शरारती थे कि हाँ स्टूडियस स्टूडेंट थे भैया? नहीं, स्टूडियस नहीं थे, ठीक है, कोई स्टूडियस स्टूडेंट नहीं थे, शरारती ही थे, बदमाशी करते थे। आप ये कह सकते हो कि 3-4 क्लास में बम, छुरी, चाकू ये सब का ज्ञान हो चुका था, ठीक है। स्कूल में कोई बम मार दिए क्या? नहीं, स्कूल में बम नहीं मारे, लेकिन लोग को देखते थे बनाते हुए तो बन जाते थे, ठीक है। अच्छा। तो ये सब नशे में बोले तो खैनी फैनी जो है आना शुरू कर दिया था, ठीक है। तब तक हम चले आए वापस। तो बिहार का एक बचपन, उस दौर का बचपन सबके लिए खराब था, मेरे लिए ही नहीं। तो एजुकेशन कैसा था मतलब उस समय? मेरी माँ खुद टीचर हुआ करती थी उसी स्कूल में। अच्छा। तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज तो था आपको हमें, ठीक है, कि वो थी टीचर, तो बाकी टीचर भी ध्यान देते थे हमारे ऊपर। तो पढ़ाई लिखाई ठीक ही ठाक थी, बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक थी। अब पता नहीं आप लोग ये फील किए होंगे नहीं, हम लोग स्टार्टिंग में स्कूल जो जाते थे वो अपना बैग और अपना बोरा लेके जाते थे। अच्छा। ठीक है, तो वो बोरा बिछा के हमें पढ़ना पड़ता था। तो टीचर पढ़ाते थे, सब बच्चों का एक अलग अलग बोरा होता था। बोरा मीन्स एक झोला टाइप। तो जब हम कलकत्ता पहुंचे और यहाँ स्कूल में एडमिशन हुआ तो सब पूछे कि भाई कहाँ से आए हो। तो सब स्कूल का नाम सुनते थे, यहाँ सेंट लगता था, सेंट जेवियर। तो अब क्या बोले कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो बड़ी देर सोचने के बाद आया कि भाई हम सेंट बोरिस से आए, ठीक है। अच्छा, वो बोरा को बोरिस कहते हैं, ठीक है। तो हुआ कि एक दिन पूछा कि सेंट बोरिस है क्या, बहुत दिन बाद एक बहुत खास हम लोग, कुछ नहीं यार, बोरा में बैठते थे इसलिए बोरिस बना दिए थे। तो बचपन में मतलब जैसे स्कूल में ऐसा कोई बदमाशी जो किए हो की याद है, या बहुत डांट पड़ा हो उसके लिए? बहुत बार मैंने अनगिनत बोल सकते हैं, डांट और मार अनगिनत बात पड़ा है। लेकिन एक याद है तो कि स्कूल जाते थे, सुबह स्कूल के लिए निकले, तब मम्मी टीचर नहीं थी, मम्मी तैयार करके और भेज देती थी। तो स्कूल काफ़ी दूर हुआ करता था, करीबन 3-4 किलोमीटर, और हमें कपड़े और चप्पल पहनने की आदत नहीं थी। तो रास्ते निकलते थे, रास्ते में एक जगह गड्ढा खोदते थे और चप्पल वहाँ दबा देते थे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि घर से तो मैं तैयार करके भेजा गया है। और उसके बाद हम अपना स्कूल पहुँचते थे, लेकिन स्कूल पहुँचते नहीं थे, वहाँ से हम चले जाते थे बगीचे में। ठीक है, बगीचे में जाने के बाद से कुछ और लड़के मिल जाते थे, तो आम तोड़ना, वहीं रह जाना, मछली मारना, ठीक है, ये सारे काम कार्य होते थे। सुने थे ना फ्रॉक को, तो वो तो बहुत बात की चीज़ है। तो ऐसा होते होते 15 दिन 18 दिन हो गया, बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है। बच्चा सुबह निकलता तो है स्कूल जाने के लिए, टीचर आया, ठीक है, टीचर आए तो हमारे वहाँ मुझसे मास्टर जी हुआ करते थे, तो आए तो बताए कि भाई आपका लड़का तो स्कूल ही नहीं आ रहा है, 18 दिन हो गया, तो गया कहाँ। तो टीचर ने स्टूडेंट्स को भेजा खोजने के लिए, और हमें आम के पेड़ से बकायदा पकड़ के लेके आया गया और दम के धुनाई। तो किस क्लास में होंगे उस समय? हम सब 2 में थे, 2 में, हाँ 1 और 2 में थे।
बहुत मार पड़ा। हाँ, तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं तो थी। ठीक है, फिर एक बार ये आप जो बोल रहे हैं मेढक, हाँ, मेढक। मेढक नहीं, मेढक के पहले की घटना थी। आप देखोगे गांव में एक पतंगा उड़ता है, कीट, ठीक है, जिसको आम भाषा में हम लोग हेलीकॉप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपके धान के खेत में या इस तरह के खेत में, तो हम जो है उस सारे को पकड़ते थे, पकड़ के उसके पीछे जो रस्सी बांध देते थे, 7-8 को पकड़ के, ठीक है, और फिर उसको लेके हम लोग, तो खेल जो था वो बहुत सिंपल सा खेल हुआ करता था। ठीक है, थोड़ा डेयरिंग थे, सांपों को पकड़ लेते थे, हाँ, माचिस के डिब्बा में बंद करके पॉकेट में रख लिए। जो माचिस की डिबिया आती है, आप उसको इजीली सांप को रख सकते हो उसके अंदर, छोटा सांप को। ठीक है, तो लेके फिर आप घूमते थे, पॉकेट में रख के लेके निकल लिए। खेत में आमतौर पर मिल जाया करते थे। तो बचपन इसी तरह से बीता है, कोई स्टूडियस नहीं थे। यहाँ आने के बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू हुई, वो भी एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश। बिहार से कलकत्ता आए तो कलकत्ता का तो एक अलग ही बंगाली लैंग्वेज है अपना। नहीं, बंगाली लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मेरे को बंगाली लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंगाली इवन सीखे, पढ़े, लिखना भी जानते हैं। हमें प्रॉब्लम इंग्लिश से हुई। अच्छा, ठीक है, हम आए थे जब, तो हमें इंग्लिश कुछ नहीं आती थी। ठीक है, और यहाँ हमारा एडमिशन करा दिया इंग्लिश मीडियम में, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता था क्या हो रहा है। ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन जो है घिरने लगा था। तो प्रॉब्लम वो लैंग्वेज चेंजेस से हुई, बाकी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। जैसे स्टूडेंट्स है तो फ्रेंड्स और भी मिलते होंगे तो थोड़ी अपमानजनक लगता था। ठीक है, क्योंकि कुछ दोस्त थे उस समय जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन बाकी जैसे आप सब बच्चे जो हैं, हम हर सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं, हिंदी और मैथ्स को छोड़ के, बाकी सब 4 नंबर ला रहा। तो इस तरह की होती है। लेकिन हमें लगता है कोई भी लैंग्वेज कुछ दिन के लिए आपको प्रॉब्लम दे सकती है, परमानेंटली नहीं। 1 साल 1.5 साल के बाद आप जब सुनते हैं कि लोग चाइना जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और 1 साल वहाँ उनकी लैंग्वेज पढ़ गई होती है, तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आप सीख लेते हो। ऐसा जैसे अभी बात हुआ अब बचपन का, तो ऐसा कोई इंसिडेंस जो बचपन का अभी तक दिल दिमाग में मेरे बसा हुआ है और वो जा ही नहीं रहा है, ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ? ऐसा कोई बदमाशी किए जो अभी तक आपको पकड़ के रखा है दिमाग में, या आपको हंसी आता है उसको सोच के? यही सब जो आपको इंसिडेंट्स डिस्कस किए इसी तरह का, क्योंकि आज बच्चों को जब हम देखते हैं कि मोबाइल पे उलझे हुए हैं और एक बार सोचते हैं अपने आप को पिछले समय में हम कैसे थे, तो नेचुरली लगता है कि ये या तो मिस कर रहे हैं वो क्षण, या हमने मिस किया ये क्षण। तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो जरूर है कि कौन क्या मिस किया। मोबाइल में ज़्यादा है एकदम, बहुत ज़्यादा। न्यूक्लियर फैमिली, मोबाइल, आज हस्बैंड वाइफ है, हम जो थे 4-5 चाचाओं के बीच में, घर में अकेला, बड़ा घर, ठीक है, तो पूरा एक आंगन में खेलने कूदते रहना, तो यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बोल तो रहे हैं कि हमने मिस किया या ये मिस कर रहे हैं, ये एक कन्फ्यूज़न है। गांव से यहाँ पे आए, यहाँ पे स्कूल में एडमिशन लिया, तो आप पहले ही से ही साइंस को या डॉक्टर आप दिमाग में सोच के रखे थे? नहीं। या हालात कैसे हुआ कि आपको डॉक्टर ही बनना है? देखिए, टिपिकल एक बिहारी फैमिली में 2 चीज़ होती है। एक होता है का घर का इन्वायरमेंट पढ़ने का है तो पढ़ाएगा आपको, और एक है कि अगर वो नहीं पढ़ाना चाहता तो गुंडागर्दी के सिखाएगा। तो इसलिए आप देखो कि लिटरेसी रेट बिहार में काफ़ी कम है, बट जो लोग हैं वो काफ़ी टॉप पे हैं, जो पढ़ते हैं वो काफ़ी पढ़ते हैं। मैक्सिमम जो यूपी बिहार के हैं, जो आपका यूपीएससी में जाते हैं, हाँ, सब जगह है, इवन की इंजीनियरिंग वगैरह सब जगह है। तो वैसे ही जो फादर थे, तो फादर हम लोग को डांटते थे पढ़ने के लिए, लेकिन जो होते हैं, अभी भी हमारा भी नेचर उसी टाइप का है कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं बच्चों पर, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, हमसे कोई अचानक पूछ ले आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है,
तो हम बता नहीं सकते कि मेरा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, तो हम सोचना पड़ेगा अच्छा इस क्लास में पढ़ता है। तो सेम वही चीज़ है। मम्मी काफ़ी मेहनत करती थी पढ़ो पढ़ो पढ़ने के लिए, लेकिन फिर कलकत्ता आने के बाद 9-10 तक तो ऐसे ही चला, ठीक है। लेकिन 10 के बाद थोड़ी चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए कि हमें NDA करना था, नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर डॉक्टरी का कहीं दूर दूर तक मेरा कोई ख्वाब नहीं था, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी करना था। उसके लिए हमने प्रिपरेशन शुरू किया, ठीक है, और सिलेक्शन भी हो गया NDA में। लेकिन आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह में नॉकनीस की वजह से हमें छांट दिया गया, ठीक है। तो मेरे पास कुछ था नहीं, 12 ख़त्म हो चुका था। लेकिन हमारे कुछ दोस्त जो बहुत क्लोज थे अभी भी हैं, साथ में घूमना फिरना सब कुछ होता है। कुछ इंडिया में है, कुछ अब्रॉड हैं। तो हम लोग 7 जन बैठे रहते थे, पढ़ते थे, लिखते थे साथ में ही। तो बोले कि अब क्या किया जाए, 12 ख़त्म हो गया, अब हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं, अब हमें पढ़ना होगा और कंपटीशन निकालना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सब एक ही फैमिली बैकग्राउंड से थे, ठीक है। तो कोई कोचिंग नहीं, ठीक है। तो 7 जन हम लोग बोले कि चल पढ़ते हैं। एक 10x8 का रूम था, उसमें हम लोग बैठ के पढ़ना शुरू किया, ठीक है। पैसे नहीं थे कि खाना पीना ठीक से हो पाए, आना जाने के लिए बस भाड़ा नहीं। तो ये गिरीश पार्क के पास वो हुआ करता था, और वहीं एक दुकान थी काले की, डोसा बना के बेचता था। अच्छा। तो हुआ कि पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमें डॉक्टर था ही नहीं बनना, लेकिन हम इन लोग का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ये लोग जैसे साइंस फील्ड से ही, सब साइंस फील्ड से थे, सब साइंस से। हाँ। तो कोई ऐसा स्टार मार्क्स वगैरह वाले हो रहे नहीं हम, ठीक है। सेकंड डिवीज़न से पास किए थे +2। तो हुआ कि पढ़ाई करते हैं, तो हमें लगा कि ये हमसे होगा नहीं मेडिकल। बस हम इन लोग के साथ के लिए शुरू में जाया करते थे। तो एक दिन एक दोस्त ने बड़ी डांटा कि तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, बाकी लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तुमको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करो। तुम्हारा नहीं हुआ NDA तो क्या है, दूसरा कुछ ट्राई करो। मैं ठीक है, हम तुम ही लोग साथ पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। तो उस समय वो मेडिकल की तैयारी शुरू हुई, ठीक है। तो पढ़ाई शुरू हुई, और बहुत बहुत बेहतरीन पढ़ाई, मतलब ऐसा पढ़ाई जब जान लगा के पढ़ना जिसको कहते हैं, ठीक है। और इवन कोई कोचिंग वगैरह किसी के पास कुछ नहीं था, सब आपस में एक दूसरे को पढ़ाते थे, जो समझ में नहीं आता था एक दूसरे का ही टेस्ट लेते रहते थे। आपने उनका लिया, उन्होंने उनका लिया, हमने ऐसे करके एक दूसरे का पेपर भी चेक करते थे, और सबका सिलेक्शन हो। मतलब इससे बहुत बड़ा ये सीख मिलता है कि संगति का असर बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और किसके साथ हुए आप लोग, किसके मतलब हम लोग किसके संगत में हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सराउंडिंग्स क्या है। PMT, उस समय PMT होता था, आज नीट होता है। इतने सारे कोचिंग आप देखते होंगे, लाखों रुपया कोचिंग में लग रहा है। तो सारों लोगों का PMT में सिलेक्शन हुआ। आज के डेट में कोई न्यूरो सर्जन है, कोई बैरिएटिक सर्जन है, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, कोई जनरल मेडिसिन में है, एक ऑर्थोपेडिशियन है, पीडियाट्रिशियन है। तो सभी लोग अपने अच्छे जगह पर, ठीक है। तो और अच्छा चीज़ बताइए, आप पढ़ाई में जैसे उतने नहीं थे, तो जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड थे, उन्होंने आके बोला क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। फिर जब आप दिन रात कर दिए, दिल से पूरा पढ़े, तो उसके बाद जब आपका नंबर आया होगा, जब आप फर्स्ट टाइम, तो बाद में के स्टूडेंट्स लोग आप मतलब कुछ अचंभा नहीं, कंपटीशन में ऐसे नहीं होता है। आप जो बहुत पढ़ा है, जो आप कोई भी IIT दे रहे हो या PMT दे रहे हो, नीट दे रहे हो, इस तरह की चीज़ें नहीं है। आप बहुत पढ़े हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हो, ठीक है। और एक अच्छा मेहनती कर लड़का टिक किया और पास हो गया। एग्जामिनेशन एकदम अलग है, और हमें नहीं लगता है कि आप 3 घंटे के अंदर किसी के साल भर का मेहनत जज कर सकते। तो ये पॉसिबल नहीं। उस समय मानसिक स्थिति क्या है, किस तरह के हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप भी सब फ्रेंड लोग, आप लोग कभी मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं? हाँ, हमेशा
ठीक है, अभी एक रीयूनियन हुआ, सारे लोग बाहर से आए थे जो बाहर रहते हैं, और एक रीयूनियन एक वीक पहले। और एक लोगों का मिथ है कि मेडिकल में पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है, ये एब्सोल्युटली मिथ है, ऐसा नहीं होता है। मेरे अपने पढ़ने में अगर पूरे मेडिकल कोर्स की बात करें तो 540 रुपये खर्चा हुआ, 540 रुपीज़। लेकिन आजकल जैसे सुनते भी है कि ये मेडिकल कॉलेज इतना रुपया ले रहा है। नहीं, होता क्या है कि आप मेडिकल कॉलेज तो ले रहा है, लेकिन आप अगर आपके रैंक अच्छे हैं, आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो वहाँ इतना पैसा नहीं लगता। ये जो 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया एक फैंसी मनी बताया जा रहा, दिख रहा, ठीक है, ये उनके लिए है जो नहीं निकाले हैं और उन्हें डॉक्टर बनना है। ठीक है, इनके जो डॉक्टर बनते हैं, नहीं, उन्हें हम तो गलत नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद बात पहले बोले ना कि ये सारी चीज़ें अगर आप पूछते हो कि हाँ जो लोग पैसा दे के डॉक्टर बन रहे हैं वो कैसे होंगे, खराब होंगे, ऐसा नहीं है जी। हो सकता है वो हम नहीं पढ़ा, नहीं निकाला, अगर 2 बार 3 बार, जिसके पास नहीं है पैसा वो बेचारा मेहनत कर रहा है, 3 बार निकाल रहा है। जिसके पास है अगर फर्स्ट टाइम दिया नहीं हुआ और उसका फादर एडमिशन करा दिया, इसमें गलती कुछ नहीं है। बीच में सुनने में आया था बहुत जन यूक्रेन भी जाते थे। नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वो पूरा एक टॉपिक अलग है, उसके बारे में मेरे को इतना कुछ नहीं पता। लेकिन इतना पता है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है हमारे अगल बगल, वो एक फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अगर वहाँ से आप पास करके आते हो, फिर यहाँ फॉरेन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देते हो और रिजल्ट 12% 13% होता है, तो कई लोग की तो पूरी लाइफ ही 12th क्लास के बाद बढ़ती ही नहीं है, रुक जाती है वहीं। तो जैसे इंडिया का जो आज सिचुएशन है, मोटा मोटी 140-150 करोड़ की आबादी है, राइट? तो उसमें डॉक्टर्स कितने है और क्या रेशियो है पब्लिक से डॉक्टर्स का? बिकॉज आज अल्टीमेटली ये आपको जो रेशियो दिखाई देता है ना, वो जो कि बहुत लंबा गैप है, ये खाली गाँव की तरफ है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया नहीं है। अब अर्बन एरिया ओवर सैचुरेटेड हो रहा है। अच्छा, ठीक है, कि जितना चाहिए उससे ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं। और दूसरी बात है, इस तरह से मशरूम की तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं कि आप क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो जो आज चाहिए वो बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। जैसे बोले ना आपकी अर्बन एरिया में है, सैचुरेशन पॉइंट है, तो इसका ये रीज़न हो सकता है क्या कि अर्बन एरिया में आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बड़े बड़े जो है फोर्टिस है, तो नारायणा है, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे आर कंसंट्रेटिंग मोर इन अर्बन एरिया। नहीं, ये भी नहीं, ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि हम खुद जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। केवल आप जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी बात नहीं करो, खुद अगर इन पर्सन बात करो तो कितने लोग जाना चाहते हैं कि हम रूरल एरिया में बैठ के काम करें, ठीक है। उसका भी एक कारण है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं, ठीक है। तो रूरल एरिया डिप्राइव्ड ही रहा है, शुरू से रहा है। तो जब तक कोई फोकस क्यों नहीं कर रही रूरल एरिया? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है। ये बेटर है कि गवर्नमेंट सोचे, और जो डॉक्टर्स के लिए है कि बहुत पैसा बहुत कम, ऐसा नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में डॉक्टर एकदम 9 to 5 वर्क वाला बंदा है। जैसे आप CA हो, आप कुछ और स्ट्रीम में हो, उसी तरह डॉक्टर भी है, वो अपना जॉब कर रहा है, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिस ऑलमोस्ट बंद हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। जो हॉस्पिटल हैं वो आपको हायर करते हैं, अब 9 to 5 ड्यूटी करो, तो आप ड्यूटी। क्या लगता है प्राइवेट प्रैक्टिस की 9 to 5 ड्यूटी, मैंने एज अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारे हिसाब से सबका अलग अलग चॉइस हो सकता है, ये इंडिविजुअल थिंकिंग है। अगर हमको कहे तो हमें तो 9 to 5 ही ठीक लगता है, ठीक है। और हम तो कभी आपको 9 to 5 देखे नहीं है। आप निकलते हैं सुबह 7:30 8 बजे घर, तो ये कहने के लिए 9 to 5 है ना। अगर 5 में भी पेशेंट है तो आपको तो कंप्लीट करना है ना, ठीक है। कहने के लिए 9 to 5। हाँ, आप 24/7 हो, 24/7 तो आप घर से कटते हो, फैमिली से कट जाते हो, रिलेटिव जो है उनसे कट जाते हो, और अल्टीमेटली आपके पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है। पेशेंट भी आज ठीक है तो ठीक है, कल खराब है तो खराब है आपके लिए, ठीक है।
फिर जैसे आपने बताया कि आप पढ़ाई किए यहाँ से आके फिर आपने डॉक्टरी ये सब किया, तो इसमें फैमिली जो से पेरेंट्स का कोई ऐसा सेक्रीफाइस जो आपके जहन में हो दिमाग? देखिए, फैमिली में पेरेंट्स और फैमिली के बिना आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, ये तो कंफर्म है। आप कितने भी उम्दा हो, ठीक है, जब तक आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे जो भी हैं, तो आपका कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता। तो हाँ, तो उनको तो आप बोल ही नहीं सकते हैं कि नहीं वो सपोर्ट नहीं किए होंगे और आप बढ़ गए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर से भी आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर नहीं है, क्योंकि एक बाप अपने बेटे को सपोर्ट करेगा बॉस, एक भाई अपने दूसरे भाई को सपोर्ट करेगा, बीवी हस्बैंड को सपोर्ट करेगी, तो ये तो इटर्नल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो तो करेंगे ही। लेकिन तब होता है जब आपको बाहर वाले सपोर्ट करते हैं जो आपका नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग हमको हमारे लाइफ में सब समय मिले हैं। तो मतलब ऐसा कोई गॉडफादर या गॉडफादर नहीं, हेल्पिंग हैंड, सपोर्टिंग हैंड, ये हर माने स्टेज पे लोग मिले हैं, ठीक है। तो ऐसा हम अपने को कुछ नसीब समझेंगे कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, और ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। आप जैसे साइंस फील्ड में थे या आपने स्टडीज किया, तो फिर डॉक्टर को ही क्यों चुना? व्हाई नॉट इंजीनियरिंग? अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए नहीं चुना कि बाकी जो दोस्त थे ना वो सब डॉक्टर ही पढ़ रहे थे कोई इंजीनियरिंग पढ़ता तो इंजीनियरिंग के बारे में सोचता तो मेरे साथ जो लोग थे वो सब पीएमडी की तैयारी कर रहे थे, इसलिए हमने पीएमडी तैयारी किया, संगत से डॉक्टर बने, ठीक है। कोई 12th तक कोई डॉक्टर बनने का कोई दूर दूर तक ख्वाब नहीं था, ठीक है। तो इसलिए अगर वो लोग कुछ और पढ़ते तो हम उन लोगों के साथ कुछ और पढ़ लिए रहते तो वो लोग मेडिसिन की तैयारी कर रहे थे इसलिए मेडिसिन पढ़ लिए, ठीक है। ग्रेजुएशन कैसे कहाँ से किया? पोस्ट ग्रेजुएशन तो यहीं से किया, SSKM से किया। तो ऐसा कोई इंसिडेंस पोस्ट ग्रेजुएशन का जो फ्रेंड्स और मतलब और भी को डॉक्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपका बिताया हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेडिकल लाइफ ना आप फर्स्ट ईयर से घुसते हो और जब तक आप हो तब तक आपके पास हर दिन नया कुछ कहने के लिए, क्योंकि आप घर से दूर हो। पहले तो आप 6 साल MBBS करते हो तो घर से दूर बैठे हुए हो, ठीक है, और ये आपका ग्रोइंग पीरियड रहता है। तो जो आपके पुराने दोस्त रहते हैं ना वो उतना इम्पैक्ट आपके लाइफ में नहीं डालते हैं जितने ये टीनेजर्स इम्पैक्ट आप पे डालेंगे। 12 के बाद अगर आप जिनके साथ हो वो आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कंपैरिजन टू क्लास 5 के बाद जो आपके साथ है, ठीक है। तो एक तो घर से बहुत दूर हॉस्टल में, दूसरी बात माँ बाप से दूर, कहने का मतलब भाई, और दूसरी बात उम्र आपकी 12 के बाद 13 मतलब, ठीक है, 1-2 साल के बाद 18-19 साल के जो लोग हैं लड़के लड़कियां, और एकदम फ्री। तो आपके पास बिगड़ने के लिए और बनने के लिए सब कुछ है। तो आप इस समय सीखते हो कि कैसे अपने को कंजर्व करना है, आप बाहर वाले लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, क्या आप अपने दिनचर्या में सुधार लाते हो, ठीक है। तो ये लेके तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन तो इसी चलता है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल हॉस्टल की लाइफ स्टाइल एकदम हॉस्टल की लाइफ स्टाइल होती है। हमारा NRS था, फिर PG था, तो उसी में से एक दोस्त मेरा PG में भी था। जब PG पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए तो न्यूरो सर्जरी कर रहा था, तो मेरा रूम अलग था, उसका रूम अलग था। उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन में रूम मिलता था अलग अलग, और अंडर ग्रेजुएट में एक ही रूम में 4 लोग रहते हैं। तो हम क्या किए कि चल हम अपना रूम छोड़ दिए, उसके रूम में घुस गए, जबकि वो एक ही जन के रूम था। तो चटाई बिछा के, रूम कैसा, बेड बढ़िया रहता था? बेड तो हॉस्पिटल का जो बेड होता है वही बेड, स्ट्रेचर नहीं, बेड होता है, नॉर्मल बेड रहता है। PG का हॉस्टल काफ़ी ठीक था, ठीक है, इन कंपैरिजन टू बाकी हॉस्पिटल के हॉस्टल जो है। तो रात दिन उसी में बैठे हुए, खाना पीना, मैगी बन रहा है। बनाते थे? नहीं, मेस हुआ करता है, हर जगह मेस होता है, ठीक है। मेस में खाना मिलता है, कुछ लोग टिफिन मंगाते हैं बाहर से। और आज ये तो उस समय की बात है, अभी तो चेंज हो गया है।
अभी तो स्विगी जोमेटो चल रहा है ठीक है, पैसे आ रहे हैं, स्विगी जोमेटो चल रहा है। तो आज के डेट में अगर बोले MBBS ख़त्म करने के बाद एक इंटर्नशिप होती है हम लोग, तो उस समय सैलरी मिलती है, पहली सैलरी 4,880 रुपये। आज के डेट में वो 30,000 32,000 शायद मिल रही है। तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं सब। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर रहे थे PG में SSK में, तो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ जब अपने को पेशेंट के सामने आपको रखा गया और आप घबरा रहे हैं, या आपने उसको डील कैसे किया? ऐसा हुआ है। एक रात में ऑन कॉल ड्यूटी में थे, वो काफ़ी भयावह की स्थिति थी मेरी। रात में एक पेशेंट को सब ब्लीडिंग, अच्छा, हेड नेक कैंसर का पेशेंट था, ब्लीड होना शुरू हुआ था। और उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे सबके पास। वो एक जगह बंद हो रहा था, दूसरी जगह से ब्लीड कर रहा, जो सीलिंग को छू रहा था। इतना प्रेशर से ब्लीड कर रहा था। ब्लीड करते करते हम पूरे नहा गए खून से। सर्जन को कॉल किए, बेचारा आया, लेकिन कुछ करने लायक था नहीं। पेशेंट ब्लीड करके ही मर गया, हार्डली हाफ एन आवर में। तो उससे बहुत घबराहट होती है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स। एक लड़का आया था मिदनापुर से, जब हम इंटर्नशिप में थे, तो वहाँ के लोग ना अगर सांप काटने से सांप पकड़ के ले आते हैं। अच्छा, कई जगह के बंगाल में देखिएगा, वो सांप दिखाने के लिए लाते हैं कि कौन सा सांप काटा है, और उस पकड़ने के चक्कर में सांप 2-3 बार काट देता है। अच्छा, ठीक है। तो सांप को भी साथ में लेके आते थे? हाँ, हॉस्पिटल में सांप दिखाने के लिए लेके आते हैं। अच्छा। ठीक है। तो वो बेचारा एकदम यंग लड़का आया, सांप दिखाया और मर गया। ठीक है, 21-22 साल का। तो काफी ऐसे कोई कोरिलेशन है क्या कि सांप दिखाने से? नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। उन लोग की क्या है समझ में नहीं आया। ठीक है। तो चीज़ें आपको मेडिकल फील्ड में बहुत रूल आती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप एडजस्ट होने लगते हो चीज़ों से। ठीक है। फिर मैंने ऐसा लगा कि भाई बहुत परेशान हो रहा है, मैंने अब क्यों ये फील्ड चुने? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। आप इसमें लगे रहे और आज तक लगे हुए। ड्यूरिंग ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल पीरियड कौन सा रहा? बहुत इसमें दिमाग लगा, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। सुपर स्पेशलाइजेशन उसमें काफ़ी आप नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन में था कि मैं शादी हो गई थी, बच्चे थे, फादर की तबीयत खराब, इधर ये कोर्स फाइनेंशियली बर्डन, पैसे नहीं, क्योंकि जो स्टाइपेंड मिल रहा है उससे आपका काम चल रहा है, तो सब कुछ आपको देखना है। शादी पोस्ट ग्रेजुएशन के समय हो गया? हाँ, फर्स्ट हम सुपर स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास मेडिकल का एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है कि एक बहुत लंबा समय तक पढ़ना पड़ता है। अगर आप कोई सोचता है कि हमें पढ़ना शुरू करना है, तो 17 में घुसता है। अगर इंटेलिजेंट है, सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, या फादर का बहुत पैसा है तो उसने पैसा देकर एडमिशन करा दिया, तो 17 साल में घुसा। 6 साल का कोर्स MBBS। उसके बाद आप फिर एग्ज़ाम में बैठते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, उसमें भी सिलेक्शन उतना ही टफ है। अगर फिर आपके बाप का पैसा है, वो डायरेक्ट करा दिया, तो आप घुस गए। 3 साल का फिर कोर्स, अदरवाइज 3 साल तो लग जाता है लोग प्रिपेयर करते करते एंट्रेंस का। उसके बाद 3 साल, तो यहाँ 6 साल, ये 3 + 3 9 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स का बॉन्ड है रूरल सर्विस के लिए। तो 6 + 3 + 3 12 कंपल्सरी है, नहीं तो आपको 25 लाख फाइन है। तो 9 3 12 ईयर्स हो गया। अब फिर पढ़िए सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए, फिर एंट्रेंस दीजिए, वो भी इससे अब टफ आ गया। ठीक है, फिर उसको क्रैक करते हैं, फिर 3 साल वहाँ पढ़िए, और उसके बाद फिर 3 साल का बॉन्ड है। अब वो किस चीज़ का बॉन्ड? अब सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए बॉन्ड। ठीक है, वो काफ़ी टफ टाइम रहता है। तो उस वही टाइम टफ था, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, फैमिली भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो वो थोड़ा टफ टाइम था। अच्छा, जैसे आप कैंसर के जाने माने डॉक्टर हैं,
तो आपने इनिशियली कैंसर को ही क्यों चुना? कोई चीज ऐसा इंसिडेंट जो आपको पुश किया कैंसर? नहीं, ये रैंकिंग पे था बस, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बोला ना, मेरी लाइफ हमने कभी चूज नहीं किया, जो मिला हमने ले लिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लिखा हुआ है, जो हाँ, हम एकदम एक्सेप्ट करते चले गए। और हम बहुत ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट किए। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, एकदम ईमानदारी से एक्सेप्टेंस। जो होता है अच्छे के लिए होता है। राइट, इसी कहावत पे आप जा रहे हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया ना कि हर स्टेज पे अच्छे लोग मिले हैं, सपोर्ट करने वाले लोग मिले हैं, तो हमें कोई शिकायत नहीं है किसी से। लोग अगर कहें कि दुनिया बहुत खराब है तो होगी, हमारे लिए नहीं। आप कैंसर के डॉक्टर हैं, दिन रात पेशेंट्स के बीच में ही रहते होंगे, राइट? तो जो पेशेंट्स के जो दर्द है आप देखते हैं या आप उसकी फीलिंग को जब महसूस करते हैं तो कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? रात में नींद में सपने में वही आते हैं। ठीक है, रियली, बिकॉज तरह तरह के पेशेंट्स होते हैं। प्रॉब्लम पेशेंट का मरना नहीं है। तो पेशेंट को हम जब काउंसलिंग करते हैं, एक लास्ट स्टेज का पेशेंट 34 साल 36 साल की बच्ची है, ठीक है, तो आप उसको, आपके पास वर्ड्स नहीं है कि उसको काउंसलिंग कर पाओ कि भाई तुम नहीं रहोगी, तुम्हारा लास्ट स्टेज का कैंसर है, तुम्हारे पास लाइफ 1 साल है, 1.5 साल है। ये समझाना आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना टफ है। और ओल्ड एज का पेशेंट है तो भी टफ है, यंग है तो भी टफ है। तो हमारा थिंकिंग ये रहता है समझाने का कि मरना जीना नहीं, कैसे मरा जाए, उस पाथ को आप सोचो, चुनो, देखो। ठीक है, मरना तो हमको भी और आपको भी है, लेकिन कैसे? और नेगेटिव थॉट्स नहीं, क्योंकि साइंस बहुत ही, आप बोले स्पीड से चेंज हो रहा है, मॉडलिटी चेंज हो रही है। आज के डेट में हम जब पढ़ते थे तो लंग कैंसर विद ब्रेन मेटास्टेसिस, जस्ट एक एग्जांपल देते हैं, लाइफ 6 to 8 मंथ। आज है कि हम लंग कैंसर को ही सब डिवाइडेड कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे कैंसर हैं जो आदमी 10 साल तक रह सकता है, इवन द मेटास्टेसिस लास्ट स्टेज में भी। ठीक है, तो अभी जो पहले था कि कैंसर मतलब मान लीजिए लंग कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है तो वो ब्रेस्ट कैंसर की तरह ट्रीट होता था, या लंग कैंसर है तो लंग कैंसर की तरह ट्रीट हो रहा है। लेकिन अब नहीं, अभी वो हर आदमी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या प्रिसिजन मेडिसिन। तो ऐसा नहीं है कि जो लंग कैंसर हमको हुआ है वो किसी और को भी सेम है। सबके अलग अलग टाइप हैं, वैरायटी हैं, सबके अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। तो जैसे पेशेंट्स को जब आप आते हैं आपके पास तो उनको डायरेक्टली आप बोल देते हैं कि आपका ये स्टेज है या ये है, और या फिर फैमिली मेंबर्स? नेचुरली बोलना पेशेंट को चाहिए, ठीक है, लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं। हम जनरली पेशेंट रिलेटिव को बोलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें उनका काउंसलिंग करना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनको बता देना चाहिए, बहुत लोग बोल देते हैं कि हाँ बता देना चाहिए, बोल दीजिए, या खुद पेशेंट ही बोलता है कि क्या है प्रोग्नोसिस। या पढ़ के लोग आ रहे हैं, चैट जीपीटी, गूगल, तो पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं, जो उनके पास डाउट रहता है वो खुद क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इवन एवरेज लाइफ वगैरह सब कैलकुलेट करके लोग आते हैं। तो जैसे सपोज कैंसर तो आज की डेट में नो डाउट बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नहीं कैंसर, कोई भी डिजीज, कैंसर ही क्यों सोचते हो आप, कोई भी डिजीज अगर लास्ट पे तो वो खतरनाक है। अगर आप अर्ली डिटेक्शन होता है, इसीलिए इतना अवेयरनेस कैंप चल रहा है ना। अगर स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में डायग्नोस होता है तो क्यूरेबिलिटी हाई है। ठीक है, तो आपके पास अगर स्टेज 1 में कैंसर होता है किसी को, और किसी को 2 बार मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है स्टेज 1 कैंसर से। ठीक है, उसमें मरने के चांस ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है।
तो डिपेंड कर रहा है आप कब आ रहे हो डॉक्टर के पास, कब दिखा रहे हो, कब पकड़ा रहा है। ठीक है। तो जैसे अभी जो इंडिया का सिचुएशन है, तो उस केस में कैंसर की स्थिति कैसा है? स्पीड है, बढ़ोतरी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा। दो आप अगर नोट करते हो तो ये कैंसर, एक तो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़ने के चलते डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहे हैं, प्रेवलेंस भी इंक्रीज कर रहे हैं। और एक WHO का डेटा आया है कि 2040 तक 10% प्रेवलेंस इंक्रीज कर जाएगा। मैंने आप कह सकते हो कि 10 जन में एक जन कैंसर पेशेंट होगा। इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बहुत इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और सबसे बड़ी बात है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड ही नहीं है, एज डिक्रीजिंग ट्रेंड है। मतलब जो चीज़ें से ब्रेस्ट कैंसर का एवरेज लाइफ 45 ईयर्स में डिटेक्शन होता है, अभी हम लोग 22, 25 में देख रहे हैं। शादी नहीं हुई है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इसका रीजन क्या हो सकता है? म्यूटेशन, बहुत तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जो चीज़ें थी वो शिफ्ट आउट हो रही है। ऑलमोस्ट आई कैन से दैट अ डिकेड, एक डिकेड शिफ्ट हो रहा है पीछे की तरफ। म्यूटेशन मतलब थ्रू आ रहा है क्या? बहुत सारे, मतलब आप बता नहीं सकते हो रीज़न किस लिए हो रहा है और किसको कैंसर किस रीजन से हुआ है भी आप बता नहीं सकते हो। आप फैक्टर गिना दोगे 10 ठो, लेकिन हाँ उस पर्टिकुलर आदमी को किसके वजह से हुआ ये नहीं बता सकते। अच्छा, बहुत लोग जैसे बोलते हैं कि भाई ये जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, तो उस पर क्या बोलना है? मतलब ये है? बहुत नहीं है, एकदम सब नहीं, सारे कैंसर हेरिडिटरी नहीं होते हैं। देखिए होता क्या है, अगर बहुत ही लेमैन टर्म से सोचिए कि हमारे बॉडी एक सेल से बना हुआ है, डिफरेंट सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है, डिफरेंट टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, डिफरेंट ऑर्गन बनता है तो ह्यूमन बॉडी बनता है। ठीक है, तो अल्टीमेट यूनिट सेल है। सेल डीएनए से फॉर्म करता है, जिसमें आपके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी के। ठीक है, मिलियंस ऑफ मिलियन डीएनए जो हर दिन बनते हैं और हर दिन टूटते हैं, बर्बाद होते हैं। तो जो फॉल्ट है उसको शरीर अपने से तोड़ देता है, बॉडी तोड़ देता है, ये हमारे काम का नहीं है और इसको बाहर फेंक दो। ठीक है, तो उसमें कुछ जीन लगते हैं। ठीक है, अगर आप साइंटिफिक में पास आए बोले उसको बोलते हैं डीएनए रिपेयर जीन। अच्छा, ठीक है, जो आप जेनेटिक्स बात कर रहे हैं, तो ये जो जीन है ये क्या करते हैं कि आपके डीएनए को रेगुलेट करते हैं। फॉर्म हुआ, हो सकता है कि फॉल्टी डीएनए फॉर्म हो गया है, तो ये डीएनए रिपेयर उस फॉल्ट को ठीक करते हैं। ठीक हुआ तो हुआ, और नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए डीएनए रिपेयर जीन में कुछ गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, तो ये फॉल्टी डीएनए एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ये निकल नहीं पाते, ये डैमेज नहीं होते हैं, और ये चेंज करते हैं आपके डीएनए प्रोफाइल को, जो कि कैंसर सेल में चेंज हो जाता है। अच्छा, क्लियर? फॉल्टी डीएनए जो है वो अल्टीमेटली कैंसर सेल में कन्वर्ट हुआ, वहाँ से फिर आपको कैंसर होता है। ये जेनेटिक आपको जो बोल रहे हैं वो उसके माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ जीन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, BRCA1 एंड BRCA2। ठीक है, तो अगर इस जीन में डिफेक्ट है तो डिफेक्ट भी दो तरीके का हो सकता है। एक खुद हम कैरी कर रहे हैं, एक हमारे तरफ से आ रहा है, जिसको बोलते हैं जर्म लाइन या सोमैटिक। तो अगर जर्म लाइन है म्यूटेशन, जर्म लाइन डिफेक्ट है, तो वो आप में है तो हो सकता है आपकी बेटी में भी जाएगा, आपकी माँ में भी होगा। तो ये पूरी की पूरी फैमिली जो है कैंसरस हो सकती है, और इसका रिस्क ऑलमोस्ट 80 to 90%। अगर आप 100 आदमी का पॉजिटिव है, 100 लेडीज़ का पॉजिटिव है BRCA, तो 80 को तो कैंसर होगा। अरे हम लोग ऐसे फैमिली देखते हैं, सारी बहनों को कैंसर हो गया। 4 बहनें हैं, चारों बहनों को कैंसर है, मौसी है, मौसी को कैंसर है, पूरा का पूरा फैमिली कैंसर है। ठीक है, तो ये है आपका जेनेटिक्स। तो आता है, लेकिन सारे कैंसर्स के साथ एसोसिएशन नहीं, स्पेशली ब्रेस्ट एंड ओवरी में। तो जो आज के डेट में मैक्सिमम कई लोग हम देखते हैं, जैसे जो सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? मतलब दे आर हाईली चांसेस ऑफ हैविंग
हाँ है, रिस्क जो है कैंसर ऐसा नहीं कह सकते जो सिगरेट नहीं पीता है उसको कैंसर नहीं तो होगा, नहीं है। लेकिन जो पी रहा है उसका 10 टाइम्स उसको ज़्यादा रिस्क। ठीक है, जो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, तो उससे अफेक्टेड बीमारी, आप लिवर सिरोसिस हो रहा है दारू पीने से, और किसी को कैंसर हो रहा है सिगरेट पीने से, तो ये मतलब नहीं है कि जो सिगरेट नहीं पी रहा है उसको कैंसर नहीं होगा, जो विस्की नहीं ले रहा है, वाइन नहीं ले रहा है, उसको सिरोसिस नहीं होगा। दोनों ही केस में है, लेकिन जो ले रहे हैं उन पर ज़्यादा रिस्क, ठीक है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। फैक्टर उनको ज़्यादा है, नो डाउट। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत सुनने में आता है कि भाई कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर किसी को हो गया तो वो समझ लीजिए पूरे फैमिली को के रुपये को साफ कर देगा, ये सुनते हैं। इसमें क्या मतलब कि देखो बहुत सच्चाई तो है, डिपेंड करता है ट्रीटमेंट क्या लेना चाहते हो। ठीक है, जो अत्याधुनिक ट्रीटमेंट है, पद्धति है, अगर उसकी तरफ जाते हैं तो रियली कॉस्टली है, लेकिन बहुत सारे असिस्टेंस प्रोग्राम हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो हेल्प आउट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको इवन आवर चाहे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर फंड है, जो अगर आप उचित जगह पे जाते हो फंड को मिलता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे एनजीओ फंड देते हैं। तो ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो लोग हैं, काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसे जो माउथ कैंसर होता है अधिकतर को देखते हैं, वो जहाँ से कट कर देता है, टंग को कट कर देता है साइड, तो बेसिकली ये फॉर्म होता है ड्यू टू गुटखा, और 99% तो गुटखा से ही होता होगा, राइट? खैनी टोबैको ये सब से होता है। तो एक चीज़ बताइए कि गवर्नमेंट अगर टोबैको को बैन नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एनजीओ कर रही है, मेडिकल नहीं बॉस, कर रही है ये समझ नहीं, कई जगह बैन है। जैसे अभी एक 4 दिन पहले एक सेमिनार में थे, तो हमारे बगल से नॉर्थ से डॉक्टर आए थे, डॉक्टर उड़ीसा से थे, काफ़ी सीनियर बंदा है, तो उन्होंने काफ़ी दिन तक इसकी लड़ाई लड़ी और अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो बोले कि पहले भी बैन था लेकिन सड़क पे दिखता नहीं था, लेकिन आज के डेट में जो बैन हुआ वो सड़क पे दिख रहा है। ठीक है, अभी दिख रहा। तो गवर्नमेंट को इस तरह से चीज़ें बैन करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, हमारा फाइनेंस देखेगा। ठीक है, कितने ये तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। फाइनेंस दिखेगा, दूसरी तरफ बोलते हैं एनजीओ भी है, तो ये तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि उसी की वजह से? ठीक है, नहीं, ये तो खुद देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और हमें नहीं लगता है कि इस पे हम जैसे डॉक्टर लोग को बोलना चाहिए। ठीक है, पर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन का भी सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। आज के देखेंगे, आजकल के डब्बे में आपको कैंसर की खतरनाक, देखिए गवर्नमेंट ने आपको दिया है कि ये गलत है। ठीक है, आपको नहीं लेना चाहिए। 100%। ठीक है, अब आप ले रहे हो तो आप एडल्ट हो। इंडिविजुअल सोचिए जो ले रहा है, अगर आप नहीं करोगे, बैन करोगे, तो हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो कहेंगे कि आप उनकी आज़ादी पे लगा रहे हो ताला। तो फिर एक चीज सोचिए, सपोज हम आज सिगरेट पीने जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सिगरेट पे बना हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हम उसको देख भी रहे हैं, चित्र भी जो दिखता है ना इतना खतरनाक है कि अब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, फिर भी हम जो है वो सिगरेट पीते हैं। हाँ, क्योंकि हमें ये लगता है, हम स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं कि हमें नहीं होगा। और आप छोड़ो, आप देखते हो, पीते हो, हम ऐसे लोग को देखते हैं जो इतना बड़ा मुंह में लिए हुए और वो सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है, तो फिर आदत नहीं है। मैं बताऊं, नॉलेज इज नॉट द पावर। मतलब कहने मतलब है कि आपको नॉलेज है, पर आप उसको एग्जीक्यूट अगर नहीं कर रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज नथिंग। मतलब आपको तो नॉलेज है, पर तो उसको एग्जीक्यूट करें। सही बात है। तो हम लोग इतना भी कैंसर के बारे में बात किए, वेरियस ट्रीटमेंट्स के बारे में आपने बताया। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत जन जो है वो सोचते हैं कि भाई कैंसर का ट्रीटमेंट फॉरेन में बहुत अच्छा होता है, अच्छे तरीके से होता है, rather than इंडिया। Why? नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेज पे और उस हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे।
ओके। और डॉक्टर पे। तो अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल है कहीं पर भी, ठीक है। अब मान लीजिए स्टेज 4 का डिजीज़ है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हम 40% हर कैंसर में वही डायग्नोस करते हैं। तो आप यूएसए में करा रहे हो कि इंडिया में करा रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं। मेडिसिन तो एक ही चलने वाली है, सबका सेम मेडिसिन, सेम ट्रीटमेंट। अच्छा, ठीक है। अगर आप यूके में चला रहे हो, कॉस्ट केवल चेंज होता है। अब जैसे मान लीजिए एक सीए लंग है या तो उसमें एक दवा आती है ओसिमाटिनिब, कुछ अगर म्यूटेशन पॉजिटिव है ओसिमाटिनिब आप दे रहे हो, तो ओसिमाटिनिब पूरी दुनिया में एक ही कंपनी बनाती है, तो जहाँ से खरीदोगे वही दवा मिलेगी। फ़र्क ये होगा कि आप यूरोप से खरीद रहे हो तो आपको 8 लाख में खरीदना है मंथली, इंडिया से खरीद रहे हो तो 1.5 लाख रुपए में आपको मंथली हो जाएगा। सेम दवा सेम पैकेट। अच्छा, प्रोसीजर भी सब सेम सब, कोई डिफरेंस नहीं है, सबका स्टैंडर्ड सेट है। ठीक तो है। ये मतलब मिथ ही है। डिपेंड करता है, आप बोल तो बताएगी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अगर सर्जरी करना है, ठीक है, सर्जरी लग रहा है, रेडिएशन लग रहा है, तो डेफिनेटली जहाँ जो सबसे अच्छा है वहाँ अच्छा है, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सबका बढ़िया है, डॉक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। डेफिनेटली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए डॉक्टर ही चाहिए ना, राइट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कैंसर से रिलेटेड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि पब्लिक को आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे इसके बारे में? अर्ली डायग्नोसिस कैन क्योर द केस। ओके, अर्ली डायग्नोसिस, आप जितना जल्दी अर्ली डायग्नोस होते हो, तो एक ये मिथ है कि कैंसर इज इनक्यूरेबल। कैंसर इज क्यूरेबल इफ डायग्नोस्ड अर्ली। तो सर ऐसा कोई डायग्नोसिस जो आप बोलना चाहें जिससे? ओरल कैंसर, पान बीड़ी छोड़िए। कोई अगर आपको लगता है घाव हो रहा है मुंह में जो 2 सप्ताह से ज़्यादा हिल नहीं कर रहा है, इमीडिएट डॉक्टर को दिखाइए। जो डॉक्टर एडवाइस करता है उसको फॉलो कीजिए। कितना लोग है कि ये मान लेता है ये हमें हो ही नहीं सकता है, एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहता है, ये पॉसिबल नहीं है मेरे साथ, ठीक है। धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो कहना है कि ऐसा टेस्ट जो अपने डायग्नोस्टिक सेंटर उसमें करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब रील में जो दिखाता है, जो डॉक्टर बोलते हैं, सब बेवकूफ़ी है। डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको इंडिविजुअलाइज करेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप डेटा की बात करते हैं तो डेटा हमारे पास केवल 2 कैंसर के लिए है। एक है ब्रेस्ट कैंसर मैमोग्राफी इन हाई रिस्क वुमेन मोर देन 50 ईयर्स करना है, और एक है सर्वाइकल कैंसर के लिए जिसमें हम HPV टेस्ट करते हैं, दैट्स ऑल, या पैट स्मीयर करते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी जो है ब्लड टेस्ट, USG, एक्सरे, ये सब रफीश है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा कोई वैक्सीन भी है क्या जो अर्ली स्टेजेस में लगाने से? फीमेल के केस में HPV वैक्सीन है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम सर्वाइकल कैंसर देखें तो फीमेल के केस में इज़ द सेकेंड और थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर। सेकेंड इसलिए कि पहले जहाँ डेवलपिंग कंट्री है वहाँ मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो डेवलप कंट्री है या अर्बन सिटीज़ है वहाँ ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो अगर फीमेल है, किसी घर में कोई बच्ची है, वो अगर 9 साल से ऊपर की है तो उसको HPV की वैक्सीन लेनी चाहिए। कारण इसका ये है कि 90% सर्वाइकल कैंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के द्वारा होता है, एक वैरायटी ऑफ कैंसर है। और ये 90% कैंसर 95% HPV जो वायरस है उसके वजह से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोल के वायरस है, उसके वजह से होता है, और इसको हम रोक सकते हैं। तो जो फीमेल है बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी, आफ्टर मेनार्की, दैट मीन्स पीरियड जो शुरू होता है उसके बाद और सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो इफेक्टफुल है। इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है, 9 to 14 ईयर्स, 14 to 18 ईयर्स और 18 ईयर्स एंड अबव। तो 9 to 14 ईयर्स से 2 वैक्सीन लगता है, 14 to 18 ईयर्स या बोले 14 to अबव जो है वो 3 वैक्सीन लगता है। तो उसके ऊपर जो आफ्टर 30s ये सब में एप्लीकेबल अभी नया गाइडलाइन बोल रहा है कि इवन अप टू 45 ईयर इट्स एप्लीकेबल, बट इफेक्ट जो है वो बहुत प्रोनाउंस्ड या बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं है। 25 ईयर्स तक का अच्छा है, उसके बाद का तो
It's recommended, but not scientifically. We don't have so much data to prove that it's efficacy. ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आपने जैसे सपोज लोन वगैरह ले लिया हो, ज़्यादा बर्डन ले लिया हो? नहीं, ऐसा कुछ हमने बोला ना, हम उनसे सपोर्टिंग हैंड हमेशा मिला है। ठीक है, तो कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला था। ठीक है, इस दौरान एक डॉक्टर साहब हैं, इस वेरी डॉक्टर कपल हैं, बहुत जेंटल लोग हैं, डॉक्टर शुभाशीष मित्रा एंड डॉक्टर डालिया मित्रा। ठीक है, तो ये लोग काफ़ी सपोर्ट किए। ठीक है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। तो आज के दिन में अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको भी अच्छा फील होगा। अरे हमेशा हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है वो लोग। आज सपोज आपके फादर देख रहे होते तो आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? मिस कर रहे हैं, ये जो समय था इसमें आपको रहना चाहिए था एंजॉय करने के लिए। स्ट्रगल टाइम में आप स्ट्रगल टाइम में थे, इस समय रहना चाहिए था। कैंसर जैसा टफ फील्ड चूज करना, आपको डर लगा कि पर्पस मिला? पर्पस मिला। ठीक है, इस पे काम करना, एंजॉय करते हैं। कई चीज़ें हैं ना कि आप कैंसर, आप कोई काम करते हो, ज़बरदस्ती काम करते हो, और कहीं आप एंजॉय करते हो अपने काम को। हम यहाँ एंजॉय करते हैं अपने काम को। अच्छा, और उससे आपको हाँ पर्पस मिलता है, अच्छा लगता है। डॉक्टर जो स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मेहनत, लेबर और मन जो है एक जगह रखना है। ये भी हो जाए वो भी हो जाए नहीं, आपको एक चीज़ डिटरमाइन कीजिए और उस पर लगे रहिए। आज जो आप सक्सेसफुल हैं, इसके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? व्हाट टफ क्वेश्चन। पहले सक्सेसफुल का डेफिनेशन क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, सक्सेसफुल डेफिनेशन मतलब ऐसा समझिए कि एक लेवल पे हाँ हम आज सेटिस्फाइड है, आगे तो बढ़ना ही है, फ्यूचर तो विजन है ही, बट हाँ आज हम जिस पोजीशन पे हैं उस पे सबसे बड़ा हाथ किसका है? सबका, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, सबका। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन एक लाइन में बोलिए। हेल्प करो। राइट। रिवर्स आता है, वापस आता है। दूसरे को जितना हेल्प करेंगे आता है, आता है, ठीक है, एकदम आता है। स्टूडेंट लाइफ का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट जो आपको आज भी याद है? हाँ, हम जब पहली बार एडमिशन किए थे यहाँ पे तो सब गुड मॉर्निंग बोला, हम खड़ा होकर प्रणाम किए। वो सबसे ऑकवर्ड मोमेंट था, और सबसे बड़ी बात है कि टीचर ने भी अप्रिशिएट नहीं किया था इस गेस्चर को। ये उससे ज़्यादा ऑकवर्ड, टीचर ने भी, क्योंकि हम लोग तो स्कूल में पढ़ के आए थे, टीचर को प्रणाम करते हैं। यहाँ गुड मॉर्निंग मैडम या सर, एक सर थे, तो उनको हम खड़ा होकर बकायदा हाथ जोड़ के प्रणाम किए। तो वो लोग काफ़ी, मैंने इस गेस्चर को वो लिए नहीं ठीक से। यह ऑकवर्ड मोमेंट था। डॉक्टर बनने के बाद पहली बार आपको कब लगा कि हाँ आज मैं डॉक्टर हूँ? पता नहीं, हमको ऐसा कभी फील नहीं हुआ आज मैं डॉक्टर हूँ। ये वाली फीलिंग्स, ये ऐसे नहीं होता है सर। आप जो सोच रहे हो कि ऐसा फील करता है हर कोई, या हमें नहीं लगता कोई ऐसा फील करता है। ये डेली रूटीन प्रैक्टिस हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि आप जब घुसते हो और 6 साल तक जिस तरह से आपके साथ जो काम करते हो, तो ये हर दिन हैबिट हो जाता है। ऐसा कहीं फीलिंग आपको नहीं होता है कि आज आप डॉक्टर बन गए। वो हिंदी फिल्मों में हो सकता है, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, ये रूटीन हो जाती है। जो अच्छे रैंक होल्डर्स हैं, हर मेडिकल में, हर स्टडीज में, हर लेवल्स पे अच्छे नंबर लाए, पास किए एकदम बाकायदा जबरदस्त तरीके से, बट क्या वो सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं? सक्सेसफुल, वही तो थोड़ी देर पहले बताया। सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है? अगर मान लो हम सक्सेसफुल मानते हैं कि हम टॉपर रहे तो ये मेरे लिए सक्सेसफुल है। हम मानते नहीं मेरा 50% आ जाए, हम पास हो जाए, ये मेरा सक्सेस का डेफिनेशन है। फिर जो टॉप कर रहा है वो बोलता है कि नहीं हमें टीचर बनना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हम कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। हम बोलते हैं नहीं हमें पैसा कमाना है, हम बाहर घूमेंगे निकलेंगे। तो मेरे लिए अलग सक्सेस का फुल का डेफिनेशन है। तो तुम किस नज़र से इस सक्सेस को देखते हो और सामने वाला किस नज़र से सक्सेस को देखा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है।
ठीक है, आज के डेट में बहुत लोग हैं जब 10 लाख 15 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं, ठीक है, कोट अनकोट हमारे जान पहचान में है लोग। और बहुत लोग हैं जो एक मेडिकल कॉलेज में 1.5 लाख में काम कर रहे हैं। वही मेडिकल कॉलेज आज छोड़ें, बाहर काम करें तो दे विल गेट मोर देन 10 लाख, लेकिन वो 1.5 लाख में काम कर रहे हैं। तो सक्सेस उनके लिए वही है सक्सेस। आपको लग रहा है कि नहीं वो 10 लाख रुपए मिलता तो वो उसके लिए सक्सेस होगा। मेजरमेंट पैसे से नहीं होना। नहीं, मेजरमेंट पैसे से नहीं, आपके नजरिए से नहीं है, हमारे नजरिए से नहीं है, जो है उसके नजरिए से होना चाहिए कि वो क्या सक्सेसफुल मानता है। ऐसा मोमेंट कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया तो आपने देखा भाई स्टेज 4 है या अब तो ये कौन केस है, तो फिर भी पेशेंट पूछते ही होंगे कि क्या ड्यूरेशन तक, कितना हर पेशेंट पूछता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन आया कि आपने एक ड्यूरेशन तो बोल दिया कि भाई सपोज 1 ईयर, लेकिन 1 वीक में चला गया? ऐसा भी होता है कि आप 1 ईयर बोल के 1 वीक में जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन 1 ईयर बोलने के बाद वो 5 साल तक जिंदा रहा है, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन कई बार रिवर्स तो नहीं दिखता है, एक थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो बात अलग है। लेकिन अब 1 साल आप बोले हो सकता है 15 महीने चला गया, या हो सकता है 8 महीने में चला गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 1 साल बोलने के बाद 1 सप्ताह में चला जाए, ऐसा आमतौर पे नहीं होता। हाँ, कुछ आकस्मिक घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, MI हो गया, उस बीमारी रिलेटेड नहीं, कुछ और बीमारी के रिलेटेड कुछ और हो गया तो बात अलग है। आज एक आप फुल टाइम एक फुल फ्लेज्ड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, तो आपका दिनचर्या कैसा है आज के डेट में? कुर्सी पे नहीं, सुबह जैसे 7-7:30 बजे निकलते हैं, और शाम में 8:30-9 बजे घुसते हैं घर। 9 to 5 9 to 5 ही जॉब है। जॉब है, तो आप तो सुबह 7 बजे निकल जा रहे हैं और रात को 9-10 बज जा रहे हैं। 9 बज जाता तो ओपीडी, तो बेसिकली आप ज़्यादा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट में हैं, तो राउंड्स में रहते हैं, काउंसलिंग में रहते हैं, किस में? 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक इन पेशेंट राउंड और एक आउटडोर OPD। तो जो सबसे टफ पोर्शन है वो OPD ही है। 60-70 पेशेंट देखना आपके डेली का। जिस दिन है 3 दिन मेरा OPD है, तो 40-50 के बाद तो मुंह दर्द कर जाता है बोलते बोलते, ठीक है, बहुत टफ हो जाता है शाम का समय। आप काउंसलिंग तो अच्छा करते हैं, तो आपको बोलने का वो एक हैबिट भी है। चलिए अब हम एक रैपिड फायर राउंड की तरफ चलेंगे, ठीक है? जो आना इंस्टेंट बोलने का है। Whether you are a morning person या night owl? नाइट आउल। बुक्स या पॉडकास्ट? बुक्स। हॉस्पिटल फूड या घर का खाना? घर का खाना। अर्ली डेज में सबसे ज्यादा मिस किया, घर या नींद? नींद। नींद को नहीं, आप तो हॉस्टल्स में थे तो अब तो घर में नहीं मिस की, घर मिस नहीं किया? हमको नींद ज्यादा प्यारा है। OPD या वार्ड राउंड्स? OPD। सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट? काउंसलिंग। पेशेंट के सामने स्ट्रांग रहना इजी या टफ? टफ। बिकॉज सबका अपना दर्द बोलते होंगे, टफ। वेरी टफ। आज भी कभी सेल्फ डाउट आता है? हमेशा सेल्फ डाउट आता है। फादर का एक क्वालिटी जो आपने इनहेरिट की? लिखना अच्छा लगता है। पेरेंट्स के लिए एक शब्द? रिस्पेक्टेबल। एक पेशेंट जो कभी भूल नहीं पाए? हाँ, एक लड़का था, ठीक है, हॉजकिंस लिम्फोमा का। सक्सेस पैसा या इम्पैक्ट? इम्पैक्ट। कैंसर डिफीटेबल या लाइफ लॉन्ग बैटल? डिफेंडेबल, तुम कर सकते हो, एकदम डिफेंड कर सकते हो। फ्यूचर गोल रिसर्च, सर्विस या टीचिंग? रिसर्च। इंडिया का हेल्थ केयर होपफुल या स्ट्रगलिंग? स्ट्रगलिंग। इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं। स्ट्रगलिंग, क्योंकि हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं है कि हम नारायणा को देखें या हम अपोलो को देखें, उसमें कितने % लोग जाते हैं। हम हेल्थ केयर का मतलब ये है कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमारे PSC कैसे काम कर रहे हैं, वो मैटर करता है, वो स्ट्रगलिंग। एक आदत जो सबको फॉलो करनी चाहिए?
पढ़ने की। अगर आज का एपिसोड आपके दिल को छुआ है तो आप इसे जरूर शेयर करें। शायद किसी स्टूडेंट को डायरेक्शन मिले, किसी फैमिली को अवेयरनेस और किसी पेशेंट को थोड़ी सी उम्मीद। यहीं पे आज के एपिसोड को मैं समाप्त करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।